बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम होम्योस्टेसिस का 8वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं और उन 7 लेक्चर में आपने 35 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ये 35 क्वेश्चन नोटबुक्स पे भी मौजूद होंगे। आपके आधे चैप्टर के नोट्स बन चुके हैं। 7 पार्ट्स तक हम ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर से इंशाल्लाह हम थर्मो रेगुलेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने टारगेट को याद कर लें कि हमारा टारगेट है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में से पूरे 12 नंबर हासिल करने हैं। इतनी अच्छी हम तैयारी करेंगे कि एग्जामिनर हमें पूरे 12 नंबर देगा इंशाल्लाह। अपनी नोटबुक्स ओपन कर ली। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स एट विच टेम्परेचर दे वर्क। हीट शॉक प्रोटीन क्या होती हैं और किस टेम्परेचर पे ये काम करती हैं। क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं थर्मो रेगुलेशन के हवाले से आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि आपने होम्योस्टेसिस में 2 टाइप्स पढ़ी थी, ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि बाहर एनवायरनमेंट, चाहे आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा हो, चाहे आप डेजर्ट में चले जाएं, बाहर कंडीशन जैसी भी हो, लेकिन आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एक कॉन्स्टेंट लेवल तक रखा जाता है। ये थर्मल रेगुलेशन का जो काम है वो सिर्फ ह्यूमन तक नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे एनिमल्स, इवन प्लांट्स के अंदर भी एडेप्टेशन होती है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हाई हो जाए या कम हो जाए तो इन कंडीशन में वो किस तरीके से अपनी इंटरनल कंडीशन को एक खास लेवल तक मैनेज करेंगे। तो हीट शॉक प्रोटीन्स का पूछा गया है। हीट शॉक प्रोटीन, अब आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स होंगी जो कि उन प्लांट्स में मौजूद होती हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं। Most plants have adapted to survive in heat stress as the plant of temperate region face the stress of 40 degrees centigrade and above temperature। ये आप बहुत सारे इलाकों में देख सकते हैं, ये डेजर्ट है या मैदानी इलाके जो होते हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला जाता है गर्मियों के दिनों में। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे जब हाई टेम्परेचर होता है तो इससे चांसेस होंगे कि एंजाइम्स डीनेचर हो जाए या प्रोटीन डीनेचर हो जाए। तो अगर एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे या प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे तो लाजमी बात है प्लांट सेल के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस तमाम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए आप प्लांट्स के अंदर क्या अडेप्टेशन दें। The cell of these plants synthesize large quantity of special protein called heat shock protein। अब ये heat shock protein क्या करती है? These protein embrace enzymes and other protein thus help to prevent denaturation। यानी एंजाइम्स को जो बाकी प्रोटीन होती हैं ये इनको कवर कर लेते हैं, यानी ये जो हीट शॉक प्रोटीन है वो उनको कवर कर लेती हैं। इस तरीके से जो हीट का इफेक्ट है वो इन एंजाइम्स पे या प्रोटीन्स पे उनका असर कम हो जाएगा और ये डीनेचरेशन से बच जाएंगे। तो ये पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट व्हेन ईच मेन अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू हाई एंड लो टेम्परेचर। जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड है, उसमें सिर्फ हीट शॉक प्रोटीन का पूछा गया था और अब इस क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछा गया है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए या टेम्परेचर कम हो जाए तो इस सूरत हाल में प्लांट्स के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन मौजूद है। इसमें सबसे पहले जो हाई टेम्परेचर का आपने बताना है, फिर हम लोग का बताएंगे। प्लांट्स यूज एवेपोरेटिव कूलिंग टू मैनेज विद हाई टेम्परेचर। कि नॉर्मली अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पौधों के अंदर क्या अडेप्टेशन है कि उनमें एवेपोरेटिव कूलिंग होगी, ट्रांसपायरेशन होती है, पानी उनमें से निकलेगा और जब पानी उनको स्टोमेटा में से निकलता है और जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो इससे उनको कूलिंग मिलती है। लेकिन अगर बाहर हॉट एंड ड्राई वेदर है, जैसे गर्मियों के मौसम में होता है कि बारिशें भी काफी अरसे से नहीं हुई और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में पौधों को खतरा होता है कि उनके अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए। तो इस डेफिशिएंसी से बचने के लिए वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देंगी। अब बच्चों जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो लाजमी बात है ट्रांसपायरेशन भी रुक जाएगी और जब ट्रांसपायरेशन रुकेगी तो वो जो एवेपोरेटिव कूलिंग उन्हें मिल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए फिर प्लांट्स के अंदर क्या अडेप्टेशन होती है कि वो अपने अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स बना लेते हैं और हीट शॉक प्रोटीन अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि वो किस तरीके से एंजाइम्स को और प्रोटीन्स को डीनेचरेशन से प्रोटेक्ट करते हैं।
तो अगर ये इस तरह का सवाल आएगा तो ये आपने इसमें मेंशन करना होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया है आपने इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए जी लो टेम्परेचर के लिए क्या अडेप्टेशन होंगी इन लो टेम्परेचर। अच्छा पहले हम मसला थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब इमेजिन करें कि टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है, कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी टेम्परेचर नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई हैं, उनमें लिपिड के कॉन्टेंट्स बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो जो लिपिड्स हैं वो भी जम जाएंगे और क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, सॉलिड हो जाएंगे, जिससे जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, आपको पता है ना मेम्ब्रेन फ्लूइड होती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा होगा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो लो टेम्परेचर पे जो फ्लूइडिटी है सेल मेम्ब्रेन की वो बदल जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा देख लें। In low temperature, the fluidity of cell membrane is altered because lipids of the membrane become locked as crystalline structure, which affect the transport of solute. अब सोल्यूट जो भी चीजें हैं उन्होंने मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आना है ना, लेकिन मेम्ब्रेन के लिपिड जब लॉक हो जाए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में तो इस तरीके से जो सोल्यूट्स हैं उनका अंदर की तरफ आना या बाहर की तरफ आना मुश्किल हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, मेन मसला आपने ध्यान में रखना है कि जो लिपिड्स मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनका खतरा है कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब प्लांट्स जो कि बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं उन्होंने क्या अडेप्टेशन ली है इसको देख लेते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड एनवायरनमेंट बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स which help membranes to maintain structure at low temperature by preventing crystal formation. उन पौधों की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मौजूद होते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर अच्छे तरीके से की है और उसमें आप सही से पढ़े हुए हैं तो आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा रिमाइंड बस करा देती हूँ कि दो टाइप्स पढ़ी होंगी आपने फैटी एसिड्स की। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स थे उनके बारे में आपने पढ़ा था कि वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जैसे फैट्स हैं या घी आप कह सकते हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर, जैसे ऑयल। ऑयल आपको पता है कि वो उतना जल्दी जमता नहीं है। तो ये जो पौधे हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन में भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा कर दिया जाता है ताकि वो फ्रीजिंग वाला जो प्रॉब्लम है उससे बच सकें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी दफा आ चुका है, इसलिए आप इसको इसी तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइकिलोथर्म एंड होम्योथर्म। अब हम प्लांट्स से निकल के एनिमल्स की तरफ आ रहे। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी टेम्परेचर के हवाले से। तो उसमें कुछ पॉइकिलोथर्म होते हैं, कुछ होम्योथर्म होते हैं। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। पॉइकिलोथर्म देखिए कि पॉइकिलोथर्म्स ऐसे एनिमल होते हैं कि जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ फ्लक्चुएट करता है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, एनवायरनमेंट का डाउन होता है तो उनका भी डाउन हो सकता है। तो इनको हम कहते हैं पॉइकिलोथर्म। पढ़ लेते हैं एक दफा। These are animal in which body temperature tend to fluctuate more or less with ambient temperature. एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ ही उनका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो फ्लक्चुएट करता है। Where air और वाटर टेम्परेचर आर चेंज, यानी चाहे वो एयर में रहते हैं चाहे वाटर में रहते हैं या खुश्की में रहने वाले हैं, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो इनका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। इसमें फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब होम्योथर्म नाम से ही जाहिर है कि इनमें सेम होगा, इनका सेम ही रहेगा, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा, चाहे बाहर एनवायरनमेंट ठंडा हो जाए चाहे बाहर एनवायरनमेंट गर्म हो जाए। तो इसमें लिखा हुआ है जी, द एनिमल एक्सपोज टू चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर, द एनिमल एक्सपोज टू चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर बट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और कॉल्ड होम्योथर्म के बाहर टेम्परेचर चाहे जैसा भी हो जाए लेकिन इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। फोर्थ क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म। ये भी टेम्परेचर क्लासिफिकेशन है। इसमें एक्टोथर्म और एंडोथर्म, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ। एक्टो मीन होता है आउटसाइड, एंडो मीन होता है इनसाइड। एक्टो ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि जो एनर्जी है, जो हीट है वो एनवायरनमेंट से लेंगे, यानी
उनको जो ज़रूरत होगी हीट वो कहाँ से पूरी करेंगे, एनवायरनमेंट से। ये ऐसे एनिमल होते हैं कि इनके अंदर भी चूंकि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस तो होता है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी या हीट भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी हीट इनकी एनवायरनमेंट में ज़ाया हो जाती है। अपनी ज़रूरत के लिए ये फिर एनवायरनमेंट से ले लेंगे। और एंडोथर्म ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि मेटाबॉलिक हीट अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद उसको मेंटेन भी करते हैं। तो इसको देख लें यहाँ से, इधर एक्टोथर्म को पढ़ने लगी हूँ कि द एनिमल्स विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल एंड दैट इज आल्सो एक्सचेंज क्विकली विद द एनवायरनमेंट। ये तो बनाते थोड़ी सी हैं और जो बनाते हैं वो भी एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाती है। However, they absorb heat from their surroundings। जरूरत होती है तो एनवायरनमेंट से ले लेते हैं। इसमें आप बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स इसी तरह के हैं, उनके एग्जांपल दे सकते हैं, फिश है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एंडोथर्म्स में मैंने आपको बताया कि these animal produce their own body heat through heat production as byproduct during metabolism। कि इनको जो भी जरूरत होती है बॉडी की जो हीट है वो खुद बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं और मेटाबॉलिकली ये काफी एक्टिव होंगे और मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। इसमें बर्ड्स एंड मैमल्स की एग्जांपल आप देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मैरीन एनिमल्स रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। मैरीन एनिमल्स का पूछा गया है और ये इसका आंसर देखिए कि जो मैरीन एनिमल्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो समंदर है वो ऐसे हैं कि वो जमे हुए हैं, कुछ गर्म पानी के समंदर, ठंडे पानी के समंदर। ये आपने बड़ा सुना हुआ होगा, अटलांटिक ओशन में ज़्यादातर जो है वो उसमें बर्फ जमी हुई होती है। तो अब वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो किस तरीके से अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेंगे, और ये थोड़ा आप जहन में घुमाइएगा कि बॉडी का अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट कौन करेंगे, मैमल्स जो वहाँ पे मौजूद होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, मैमल्स और बर्ड्स। वो कभी हम पीछे पढ़ चुके हैं ना होम्योथर्म में क्या क्या आते हैं। तो मेरीन एनिमल्स इंक्लूडिंग वेल्स एंड सील्स, ये मैमल्स की एग्जांपल दी गई हैं जो कि समंदर में रहते हैं। दे इनहेबिट मच कोल्डर वाटर देन देयर बॉडी टेम्परेचर, कि जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर की निस्बत बहुत ठंडा है। अब उन्होंने किस तरीके से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है कि दे हैव अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट कॉल्ड ब्लबर। इनके अंदर एक फैट की लेयर मौजूद होती है जिसे आप ब्लबर कहेंगे, एंड इट इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द स्किन विच इनहिबिट एक्सेस हीट लॉस फ्रॉम बॉडी एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो ब्लबर क्या करेगी, क्योंकि फैट की लेयर है, आपको पता है फैट जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, हीट लॉस से बचाती है। तो इस तरीके से उनकी जो बॉडी की हीट है वो ज़्यादा नहीं होती, उसको ये बचा लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आज के हमारे कंप्लीट हुए। लॉन्ग क्वेश्चन देख लें, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड है। गिव वेरियस अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। ये आज आपने पढ़ा है, आपने लो का भी पढ़ा है, हाई का भी पढ़ा है। तो आपकी बुक से दिखा देती हूँ, अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर, आपने इसको लिखना है। और अगेन आपको तकरीबन हर लेक्चर में ये बात बताती हूँ कि कोई अगर आपके पास हेल्पिंग बुक है, कोई की है, आप उसे कर सकते हैं, मैं आपको उसे मना नहीं करती, लेकिन उससे करने से पहले आप कंपेयर जरूर कीजिएगा कि क्या उसमें जो लिखा हुआ है वो आपकी बुक की तरह का है या कुछ बात गलत तो नहीं लिखी हुई, कोई इसमें इंफॉर्मेशन मिसरीडिंग तो नहीं है। ध्यान से पढ़ा करें, नोट्स बनाते रहें और इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको यकीनन दिली सुकून महसूस होगा कि आप एक चैप्टर कर चुके हैं, एक चैप्टर आपका एग्जाम के लिए तैयार हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।